और चलिए अब वक्त हो चुका है घड़ी घड़ी घमासान का। मैनपुरी लोकसभा सीट से रिकॉर्ड जीत करने के बाद डिंपल यादव संसद भवन पहुंची और लोकसभा में सांसद पद की शपथ ली। डिंपल यादव सोमवार की सुबह अपने पति और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संसद भवन पहुंची। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ उनके भाई धर्मेंद्र यादव और मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन भी मौजूद थे। इसके बाद डिंपल यादव लोकसभा में पहुंची, जहां उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद पद की शपथ दिलवाई। मैं डिंपल यादव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। शपथ लेने के बाद डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी संसद में जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाएगी। समाजवादी पार्टी इश्यूज उठाएगी और बहुत दिक्कतें हैं ग्राउंड लेवल में, जहाँ महंगाई की बहुत बड़ी दिक्कत है, जहाँ महिला सुरक्षा की बड़ी दिक्कत है उत्तर प्रदेश में, तो और जहाँ युवाओं के रोजगार की और नौकरियों की दिक्कत है। तो आप देखेंगे आने समय में समाजवादी पार्टी सभी इश्यूज उठाएगी। डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 2,88,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही अब लोकसभा में सपा के कुल 3 सांसद हो गए हैं। देखिए, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बम्पर जीत हासिल करने वाली डिंपल यादव की जीत के पीछे वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन डिंपल यादव के एक देवर ने तो उन्हें जीतने के लिए दिन रात एक कर दिया। देखिए, सिर पर लाल टोपी और साइकिल पर समाजवादी पार्टी के झंडे, पीछे लाल कंबल और लाल रंग का ही बैग और साइकिल में आगे की तरफ लगा बोर्ड जिस पर लिखा है जय समाजवाद जय अखिलेश। ये हैं डिंपल यादव के सबसे बड़े फैन कुशीनगर के कन्हैया निषाद, जिन्होंने डिंपल की जीत के लिए 14 नवंबर को ही संकल्प ले लिया था और 10 दिन 700 किलोमीटर की यात्रा की। कुशीनगर से मैनपुरी की दूरी 700 किलोमीटर है। 10 दिन में मैंने 70 किलोमीटर एक दिन की दूरी तय करने में अपना समय बनाया था और हिसाब से मैं पहुंच गया 10 दिनों में। कन्हैया निषाद जब कुशीनगर से निकले थे तब उन्होंने खुद की पीठ पर डिंपल यादव के समर्थन में नारे लिख लिए थे। सपा के समर्थन में कन्हैया निषाद के अंदाज उस समय भी लोगों को काफी पसंद आया था। डिंपल को भाभी कहने वाले कन्हैया निषाद का दावा है कि उन्होंने मैनपुरी में भी लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा की और अपनी भाभी को जीत दिलाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। धर्म बंधन टूट गया था, अच्छे मतों से डिंपल यादव जी की जीत हुई। मैनपुरी में लाल झंडा बुलंद करने के पीछे सिर्फ समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का ही हाथ नहीं है। डिंपल के फैन कन्हैया निषाद का मानना है कि उनके अनोखे प्रचार ने भी मतदाताओं को जरूर आकर्षित किया होगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव को रिकॉर्ड जीत दिलाने के बाद सपा अब शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर नए सिरे से योजना तैयार कर रही है। मैनपुरी में बहू डिंपल यादव की बम्पर जीत में सबसे अहम किरदार उनके चाचा शिवपाल यादव ने निभाया। डिंपल की जीत का ऐलान होते ही भतीजे की पार्टी में चाचा के दल का विलय हो गया। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि सपा में शुरू हुई सेकेंड इनिंग में शिवपाल यादव की भूमिका क्या होगी और अब सपा के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को लेकर कार्य योजना लगभग तैयार कर ली है, जिसके तहत शिवपाल अब यूपी के बजाय राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। इसके बाद 2024 में शिवपाल को लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा और वो इटावा या फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की ससम्मान वापसी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर बड़ी स्ट्रेटजी तैयार की है। सूत्रों की माने तो शिवपाल यादव को पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की तैयारी में है और उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव या तो इटावा से या फिर फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 2024 में हो सकते हैं। सपा में शिवपाल यादव की वापसी के बाद अखिलेश यादव अब उनके लिए पार्टी में नई भूमिका की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल के बहाने अब भाजपा ने अखिलेश पर हमले करने शुरू कर दिए। शिवपाल यादव सपा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाएंगे या उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा, इसका फैसला तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि चाचा को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। चाचा हमारे साथ आए हैं, उनका दल विलय हो गया है, उन्हें भी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन सपा में शिवपाल के भविष्य को लेकर चल रहे मंथन पर भाजपा ने अभी से चुटकी लेना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव वास्तव में अपने चाचा को कुछ देना चाह रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, 27 के चुनाव में अपना सीएम उनको घोषित कर दें, बाकी तो सब झुंझुने होते हैं क्षेत्रीय दल में। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी चाचा भतीजे के मिलाप पर तंज कसते हुए कहा कि जमीन खिसकने के डर के चलते दोनों एक हो गए हैं। आजमगढ़ और रामपुर की उनकी सियासत ध्वस्त हो गई, मैनपुरी अंतिम किला बचा हुआ था, तो ये डर करके एक हुए हैं। दरअसल शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच दूरियां खत्म होने और प्रसपा का सपा में विलय हो जाने के बाद अब सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज होती जा रही है कि अखिलेश यादव लखनऊ में ही शिवपाल को सक्रिय करेंगे या दिल्ली रवाना करेंगे।
लखनऊ में यजदान बिल्डर्स की बनाई अवैध इमारत को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जमींदोज करना शुरू कर दिया है। लखनऊ के प्रयाग नारायण मार्ग रोड पर यजदान बिल्डर्स के अनाया अपार्टमेंट्स को दोबारा ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई। सोमवार को इमारत को गिराने के पहले दिन का काम पूरा हो गया। इमारत को गिराने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जर्जर किए जा चुके अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की, पूरी तरह से जमींदोज करने की कार्रवाई हो रही है। मशीनें आप देख रही हैं, सामने मशीन लगी हुई है, वो ड्रिल कर रही है, खासकर उन पिलर्स को जिन पर ये पूरी इमारत टिकी हुई। इस रिहायशी इमारत का निर्माण यजदान बिल्डर्स ने किया था, लेकिन ये इमारत नजूल की जमीन पर खड़ी की गई थी, जिसके लिए बिल्डर ने प्राधिकरण से मंजूरी नहीं ली थी। इसी के चलते इस इमारत को अवैध ठहराते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ढहाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद बिल्डर और फ्लैट बायर्स ने कोर्ट की शरण ली, लेकिन कोर्ट ने भी इमारत को अवैध मानते हुए बिल्डिंग पर किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए एलडीए को स्वतंत्र कर दिया। नजूल की भूमि पर बनी इस बिल्डिंग का मानचित्र नियमों को ताक पर रखकर तैयार किया गया था और एलडीए के अधिकारियों ने बिना कुछ देखे मानचित्र को पास भी कर दिया, लेकिन इन सब की लापरवाही की कीमत इस इमारत में फ्लैट खरीदने वालों को चुकानी पड़ रही है। यूपी के गैंगस्टर एक्ट 1986 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद अब याचिकाकर्ता ने याचिका भी वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि याचिका का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर किसी को एक्ट से दिक्कत है तो वो उचित फोरम पर अपनी बात रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अनस चौधरी ने AOR अंसार अहमद चौधरी के जरिए जो याचिका दाखिल की थी उसे वापस ले लिया है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज होती है, उसमें गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जिनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगता है उनको 60 दिनों तक हिरासत में दिए जाने का जो प्रावधान है वो भी गलत है। लिहाजा इस पूरे एक्ट को क्रैश किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ये याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है और याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि पुलिस की ओर से गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। पुलिस पर एक्ट की आड़ में मनमानी का आरोप था। आरोपी के 60 दिनों के रिमांड के प्रावधान को भी चुनौती दी गई थी। आरोपी की संपत्ति जब्त करने पर आपत्ति जताई गई थी। अनुच्छेद 14 की कसौटी पर गैंगस्टर एक्ट को विफल बताया गया था। यकीनन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गैंगस्टर एक्ट के दायरे में आने वालों के माथे पर बल आ गया होगा। ब्रिजलाल खाबरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां ब्रिजलाल खाबरी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूपी के उन जिलों में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं जा रही है। मेरठ में कांग्रेसियों ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के कटआउट के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कदम से कदम मिलाते हुए कांग्रेस पार्टी के लोग अब बदलाव की उम्मीद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मिली जीत से कांग्रेस उत्साहित है और अब 2024 में भी जीत का सपना देख रहे हैं। मेरठ की सड़कों पर राहुल जी को और इस देश की जनता के लिए आज भारत जोड़ने निकले हैं और जो देश में नफरत की राजनीति हावी थी, कांग्रेस पार्टी पूरा ने उसमें देश को जोड़ने का काम करेगी। तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भारत जोड़ो यात्रा पर ही सवाल उठा दिए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकल रही भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस जिलेवार यात्राएं निकाल रही है। श्री राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वह पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई है और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। पूर्वांचल के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्राएं कर रही है। पश्चिमी यूपी में यात्रा 9 दिसंबर को नोएडा से शुरू हुई और 21 जिलों में रात्रि प्रवास करते हुए 22 दिसंबर को रामपुर में पहुंचकर ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।